अब है विश्व बाजार, वर्ल्ड मार्केट का प्रमुख फायदा क्या क्या, लाभ क्या क्या। पहला तो व्यापार का गति बढ़ गया, ऑटोमेटिक बढ़ गया व्यापार का गति। ठीक है, सामान घर में बनता था, बिल खरीदने वाले के पास खत्म होगा तब न लेगा हमसे, यदि हमारे लोकल एरिया में बनता था तो। लेकिन पूरे दुनिया में कंपनी है, कंपनी बनाती है, ज़्यादा सामान बनाता है लाखों करोड़ों की संख्या में, तो उसको हर जगह पहुंचाना होता है, उसके लिए आदमी लगा हुआ है, उसका आसानी से पहुंच जाता है, तो व्यापार का गति बढ़ गया है ना। और उसके बाद क्या, उद्योगों का विकास हुआ भाई, हो गया उद्योगों का विकास, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सिलाई मशीन आता है, एक हाथ में आता है, लाइन में लगाओ, जैसे दाढ़ी बनाने वाला ट्रिमर आता है ना, उसी तरह सिलाई मशीन आता है। ठीक है, जैसे स्टेपल होता है ना, सिर्फ लाइन में लगा दो उधर, या फिर उसमें बैटरी भी रहता है चार्ज में, और उसको कपड़ा में लो, उसके बाद अपने चलेगा, फटाफट सिल देगा तुरंत। वो आता है 1000 रुपया में मिलता है, तो आराम से वो मशीन खरीद सकता है, सिलाई मशीन हाथ में चलाने वाला छोटा सा। ठीक है, तो ये चीजें देखो, उद्योग का विकास कैसे हो गया। अब काहे लोग 10,000 लगा के सिलाई मशीन खरीदेगा, टेम्पोररी काम घर में लगी रहता है, कुछ ना कुछ सिल देगा फट से। ये चीजें, पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग मजबूत हो गया। विश्व बाजार से क्या क्या मजबूत हो गया, पूंजीपति जिसके पास पैसा था, बड़ा बड़ा फिर उद्योग खोल लिया, बड़ा बड़ा गोदाम बना लिया, उसमें जमा करता है, सामान बेचता है, खरीदता है, तो उसको भी फायदा है। मजदूर को भी फायदा हो गया, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी खुला तो उसका सामान ढोने लाने वाला भी तो चाहिए, है ना, आदमी की तो जरूरत पड़ती ही है, तो मजदूरों को भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो गया। मजदूर को काम मिलना शुरू हो गया, जॉब मिल जाता है उसमें। देखो वो जो कुरियर वाला होता है, सामान पहुंचाने आता है कि नहीं आता है, सामान जो ऑनलाइन खरीदते हैं सामान पहुंचाने आता है, एक तरह से उसको भी फायदा हो गया। मध्यम वर्ग के लोगों का भी मजबूत होना, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिसको मिडिल फैमिली बोलते हैं, जैसे हम लोग हो गए, दुकान खोल लेंगे तो चलेगा, वो लोग भी कोशिश करता है। तो विश्व बाजार है। अब क्या है कि अब देखो छोटा मोटा दुकान में भी तुमको चार्जर मिल जाएगा, छोटा मोबाइल मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा। तो वो क्या है, उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा दुकान एकदम AC लगा हुआ अच्छे से, मीडियम परिवार का व्यक्ति है, लेकिन उसको भी बेनिफिट, वो भी 2 रुपया कमा रहा है। अभी देख लो चौक पे जाकर के, लगभग सभी लोग जो, कोई अमीर नहीं होगा ऐसा नहीं, किसी का दुकान एकदम खूबसूरत है, एकदम अच्छे से, सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं लगभग, है ना, सब 2 रुपया 200 रुपया 400 रुपया रोज कमाता है। तो वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग भी मजबूत हुआ है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय और विकास, सबसे पहले जब बिजनेस शुरू हुआ तो इनकम होना शुरू हो गया, इनकम जब होना शुरू हो गया तो लोगों को पैसा रखने का जगह चाहिए, नहीं तो पता चलेगा घर में पैसा रखे कोई चोरी करके भाग गया। इसके लिए क्या बना, बैंकिंग सुविधा आया, है ना, बैंकिंग सुविधा का भी विकास हुआ। फिर बैंक का धीरे धीरे विकास हुआ, पहले पासबुक लेकर के बैंक जाना पड़ता था, पैसा तब देता था। अब क्या है, ATM मिल गया है, ATM से कहीं से निकाल सकते हैं। ATM से भी आगे बढ़ जाओ तो अब जो है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा भेज सकते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई। इसके साथ साथ रेल मार्ग का विकास हुआ, है ना, पहले रेल मार्ग नहीं था, बैलगाड़ी से ट्रक से सामान ढोया जाता था। विश्व बाजार आया, अब अधिक से अधिक सामान को मंगाना, जैसे बनमनखी लाना है, क्या चीज लाना है, यूरिया खाद लाना है, जहाँ फैक्ट्री है वहां से कैसे लाएंगे भाई, तो 10 बोरा लाएंगे, कितना ट्रक लाएंगे, 1 ट्रक, सोचो कितना डीजल खपत होगा, फिर गाड़ी में खर्च होगा पैसा, जो भी बहुत सारी बातें। ट्रेन में क्या होगा, एक ही बार डालो सारा में मटेरियल, उसके बाद लॉक करो, उसको लेके चले जाओ, एक साथ 30-40 डब्बा होता है, 20 डब्बा 30 डिब्बा होता है। तो ये चीज, रेल मार्ग का विकास, सड़क मार्ग का भी विकास हुआ। देख लो जहाँ पर छोटी लाइनें थी उसको चौड़ा किया जा रहा है, बनमनखी वाला रोड बन रहा है, दोनों साइड से और चौड़ा कर दिया जा रहा है, ताकि 2 गाड़ी इधर से जाए, 2 गाड़ी उधर से आए, ताकि रोड फ्री रहेगा तो जाम नहीं लगेगा, लोग जल्दी पहुंचेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, विश्व बाजार के कारण ये सब सुविधा है। बंदरगाह का विकास हुआ। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहाँ पर पानी वाला जहाज लगता है उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, वहां पर सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजें। खनन का काम, खनन भी क्या हो गया, खनन का भी विकास हुआ। खनन का मतलब क्या होता है, मिट्टी के नीचे खोदना, जहाँ सोना मिल जाएगा सोना, कोयला मिलेगा कोयला, वो सब चीजें निकालने की सुविधा, है ना। पहले लोग मजदूर जो है गुफा खोद के, सुरंग खोद करके घुस जाता था, अब क्या है मशीन का, क्रेन का उपयोग करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें विकास हुआ। बागवानी का संरचनात्मक विकास हुआ। बड़े बड़े शहर में चले जाओ, पार्क होता है, पार्क में घूमने बैठने का टिकट लगता है, उससे भी सरकार को इनकम हो जाती है। कहीं ना कहीं ये कैसे होता है, जैसे चले जाओ पटना तो घूमने के लिए, तो तुमको डेली टाइम मिल गया 2 घंटा, तो चिड़ियाघर घूम लोगे कि नहीं, क्या करोगे बैठे बैठे। तो वो चीज क्या हो गया, कहीं ना कहीं सरकार को भी उससे बेनिफिट हो गया। तो वो किसके कारण, विश्व बाजार के कारण। विश्व बाजार का मतलब अब समझ जा, पूर्णिया में भी डॉक्टर, यहीं इलाज हो जाता तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यदि गए तो हम वहां पर समय का यूज कर लिए। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। एक समय था खेत में क्या करते थे, जैसे धान लगाए, धान को लगाए, धान का फसल हुआ, धान को काट लिए, उसी में से कुछ बीज के लिए रख लिए 1 बोरा, ठीक है, फिर अगले बार धान वही धान को लगाते थे, है ना। तो उससे क्या होता था, उसका उत्पादक क्षमता धीरे धीरे घटते जाता था उस धान का। लेकिन अब क्या होता है, हाइब्रिड बीज मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मिल जाता है, उससे हमको अधिक से अधिक फसल होता है। 60 से 45 दिन में धान तैयार हो जाता है। तो ये सब चीजें, तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। रंग बिरंग का खाद आता है, केमिकल्स आता है, कीड़ा मारने वाला दवाई आता है, तो बहुत सारी चीजों का उपयोग
किया जा रहा है ना। तो कृषि उत्पादन के अब मशीनों का प्रयोग होता है, धान रोपने के लिए देखो मशीन आ गया, धान काटने वाला मशीन आ गया, तो ये सारे मशीन है। तो कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है, कम लागत में अधिक उत्पादन हो जाता है, नवीन नकदी फसलों का उत्पादन में वृद्धि हो गया। अब लोग जो है धान मकई लगाना नहीं चाहता, ऐसा चीज लगाना चाहता है जिसमें कि फायदा हो। जैसे देख लो जो पटवा लगाया इस बार, जूट लगाया, उसको बहुत फायदा है, 5600 से लेकर के 6000 रुपया कुंटल बिक रहा है, तो उसको कितना बेनिफिट है। मकई बिका 900 रुपया कुंटल, तो दोनों में अंतर हो गया, तो 4000 5000 का अंतर है। तो ये चीज नवीन तकनीक, रेलवे, वाष्प इंजन, टेलीग्राफ विश्व बाजार को सुगम बना दिया। तो सही बात है भैया कि जो विश्व बाजार कैसे आसान हो गया, रेलवे आया तो आसान हो गया ताकि सामान जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि ज्यादा सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ना, सस्ता मिलता है। कॉपी खरीदने जाओ, एक कॉपी लो तो 40 रुपया, यदि तुम 2 दर्जन ले लो या एक पूरा बंडल ले लो तो उसमें तुमको सस्ता मिल जाएगा। तो वही चीज हुआ इसके साथ भी। तो इसके लिए क्या क्या हुआ, रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, वाष्प इंजन आया, टेलीग्राफ आया। टेलीग्राफ क्या होता है भाई, तो टेलीग्राफ होता था इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जैसे अभी टेलीफोन है ना, इसी तरह से होता था उस समय टेलीग्राफ, ठीक है। तो ये चीजें आया, तो ये सब था विश्व बाजार के लाभ। अब देखो विश्व बाजार की प्रमुख हानियों को भी स्पष्ट करते हैं। तो विश्व बाजार की प्रमुख हानियां कौन कौन सी थी, तो भारत जैसे उपनिवेशकों का शोषण, ठीक है। विश्व बाजार तो आ गया कि कौन लाया, कौन मार्केट बनाया, इंग्लैंड। इंग्लैंड का ही तो शासन था पूरे दुनिया में, यूरोप का। सोचो विश्व बाजार ले आया, सोचा कि हम सामान बना करके जो दूसरे को बेचेंगे, तो भारत जैसे देशों का तो शोषण हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो गरीब लोग थे, यहाँ के लोगों को पैसा नहीं थे, वो लोग क्या करता था, यहाँ का शोषण करता था, यहाँ का कोयला लोहा अवरक जो भी था लेकर भागता था, उसके बाद वहां से सामान बनाकर यहीं बेच लेता था। आखिर तो लोगों का पैसा खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो ये सब चीजें होता था। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का नष्ट हो जाना। पहले हमारे गांव में मशीन फैक्ट्री कुछ भी नहीं था, तो लोग क्या करता था, घर में ही जो चरखा चला के कपड़ा बुनता था, ठीक है। अंग्रेज आया, अंग्रेज मशीन का आविष्कार कर लिया, कपड़ा मशीन का। अब वो क्या करने लगा, यहाँ से पहले कपड़ा खरीदता था वही जो घर में बनता था, लेकिन वो मशीन जब बना लिया तो क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट रुई खरीदा, कपड़ा बना के यहीं आके बेच लेता था। अब मोटा कपड़ा कौन पहने, जो हाथ से बनाया हुआ है, तो मशीन से बना हुआ पहनेंगे तो अच्छा कपड़ा पहनेंगे, ऐसा वाला बात हो गया। लोग वो चीज पसंद करने लगा, तो जो छोटा छोटा घर में बनाता था कुछ भी, वो भी बंद हो गया, कोई खरीदेगा नहीं तो बनाएंगे क्या है। सब बात तो ये भी है ना। अब दुकान में बहुत सारा चीज ले आया है, ठीक है, जब बिकवे नहीं करेगा तो अगला बार लाएंगे, अगले बार तो नहीं लाना है। तो वही चीज हो गया इसके साथ। तो कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग जो घर में चलाते हैं, वो खत्म हो गया। कृषि लघु उद्योग खत्म हो गया। कृषि लघु उद्योग किसको बोलते हैं, मान चलो पाव रोटी बनाने वाला सिस्टम है, पाव रोटी बनाते हैं, उसको पैक करते हैं पन्नी में, दुकान दुकान पहुंचाते हैं। लेकिन अब पाव रोटी कोई पसंद नहीं करता है, ब्रेड पसंद करता है, पैकिंग किया हुआ है ना। अब बिस्किट पसंद करता है, चाय बिस्किट खाएगा, ब्रेड नहीं खाता है कोई। तो ये चीजें, तो वो जो पाव रोटी बनाने वाला लोग था, जो गरीब गुरबा घर में बनाता था वो लोग, तो उसका तो नहीं बिकेगा ना। तो ये चीजें, तो दुकान बंद हो जाएगी। स्थानीय उद्योग नष्ट हो गया, जो लोकल एरिया में छोटा मोटा उद्योग था वो क्या हो गया, नष्ट हो जाएगा। जैसे कि वहां पर कुरकुरे वाला मशीन बनाता है कुरकुरे, उसका कुरकुरे खाया कभी नहीं खाया होगा कुरकुरे, लेकिन जो दुकान में मिलता है पैकिंग वाला जो आता है फैक्ट्री से बना हुआ, वो लोग खरीद लेते हैं वो सब चीजें। तो उस बेचारे का उद्योग कितना दिन चलेगा, कुछ ही दिन चलेगा। यदि बिक्री नहीं हुआ तो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा उसका दुकान। विश्व बाजार के कारण औपनिवेशिक लोगों का आजीविका समाप्त हो गया। देखो विश्व बाजार किसके लिए फायदेमंद था, विश्व बाजार में तो सामान बहुत महंगा मिलेगा ना, सामान बेचेगा अच्छे दामों पर, तो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना लेगा। लेकिन हम लोग जैसे देश, भारत जैसा देश जो कि गरीब था, जिसके पास लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उसके पास अक्ल नाम का कोई चीज नहीं था, तो वो सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था उसके पास, तो पैसा सामान कैसे खरीदता। तो इसके लिए उसका हालत खराब था, है ना, जीना भी दुर्लभ हो गया था कि कैसे जिए। खाने के लिए यहाँ अन्न नहीं है, कपड़ा खरीदेंगे उतना महंगा कैसे खरीदेंगे। सोचो एक शर्ट मिला 2200 में, 2200 में शर्ट खरीदे थे ना, तो ये चीजें सोच लो, क्योंकि है शर्ट है और कुछ नहीं है, तो क्यों, किस कारण से वो गरीब आदमी सोचेगा 2200 का शर्ट, 2200 में तो 22 को शर्ट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, आजीविका समाप्त हो गया। जैसे भारत का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया, भारत में जो कपड़ा बनता था, घर में जो चरखा चला के बनाते थे, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो मशीन बना लिया, मशीन बना के कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के देखो अभी ये चुनरी है, चुनरी कितना एकदम पतला महीन है, हाथ से बनाता तो मोटा एकदम होता, एकदम ओढ़ती तो गर्मी लगता, लेकिन ये जाके खरीदेगा, काहे मोड़ा हुआ एकदम सुंदर सा रहता है दुकान में, तो ले लेता है आदमी। तो कहीं ना कहीं आदमी का क्या हो गया, किधर झुका हो गया, मशीन वाली चीजों का। तो घरेलू जो चीज बनता था वो खत्म हो गया, तो भारत का कपड़ा उद्योग खत्म। विश्व युद्ध जैसे संकट का जन्म हो गया। लेकिन जो बड़ा बड़ा देश था, जो मशीन का आविष्कार किया था, जो सामान रेडी कर रहा था, तो एक ये देश इंग्लैंड, ये फ्रांस, ये जर्मनी, भैया सब देश क्या किया, अपना अपना फैक्ट्री चला रहा था। सबके पास पैसा आ रहा है, जब पैसा आता है ना तब घमंड आ जाता है भैया कि तुमसे आगे हम है, वो कहता है नहीं हम तुमसे आगे, तो उस कंडीशन में मारपीट हो जाता है, लड़ाई। वही हाल हो गया यहाँ पर, विश्व युद्ध जैसा कंडीशन आ गया। भैया अपने में लड़ने लगा, कौन, जो विकसित देश था,
और इसी के कारण क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसी का फायदा भारत उठा लिया था। ठीक है, भारत कैसे उठा लिया, भारत जैसे गरीब देश, क्यों, उधर सब लड़ रहा था अपने में, सब पैसा वाला, ये लोग जो है क्या क्या देखा, जब वो लोग लड़ रहा है सारा पैसा उधर लगा रहा है, ये लोग अपना अपना फैक्ट्री फिर चालू कर लिया। उसी के कारण जो ये टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब जो है आया, यानी कि ये नहीं आया, मतलब इससे के तरह का और सारा व्यापारी आया, बहुत सारा बिजनेसमैन भारत में उदय हो गया, है ना। यदि ऐसा नहीं होता, वो लोग विश्व युद्ध में नहीं लड़ता तो अपना फैक्ट्री को और आगे बढ़ाता और बिजनेस आगे बढ़ता उसका, लेकिन बेवकूफ था, लड़ाई में लग गया, जैसे गाँव घर में होता है, पढ़ाना लिखाना नहीं है बच्चों को, लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हैं। अब अगला देख लो, मानवीय संकट, जैसे अकाल भी आ गया था। ठीक है, अकाल और भूखमरी जन्म ले लिया था, किस कारण से, विश्व बाजार के कारण। अकाल भूखमरी होगा कि नहीं होगा, पहले हर घर में छोटा छोटा मशीन था, छोटा छोटा फैक्ट्री था, छोटा छोटा सामान बनाते थे, कुछ कुछ पावरोटी या समोसा या जो भी चीज बनाते थे, खाने वाला को है ये नहीं था, हम बेचेंगे किसको, जब बेचेंगे नहीं तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो भूखे मरेंगे, वही हाल हो जाएगा। और यही हाल हो गया था भारत में उस समय 1800 में। कब ये मानवीय संकट आया था, वही 1929 के आसपास। ठीक है, 1929 से पहले की बात है। 1800 में भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना, सोचो 1800 ईस्वी में भारत से जो है ना सूती कपड़ा जाता था बाहर 30%, जितना सामान बेचते थे ना, यदि 100 सामान बेचते थे तो उसमें 30 गो सामान मेरा सूती कपड़ा होता था। लेकिन 15 साल, मात्र 15 साल में, यानी 1815 में ये घट के कितना हो गया, 15% पे आ गया। ठीक है, भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना हो गया, मात्र 15%, यानी आधा घट गया। क्यों घटा होगा, सोच लो, उधर मशीन का निर्माण हो गया था तो धीरे धीरे लोग इसको खरीदना बंद कर रहा था, तो ये चीजें। लेकिन और थोड़ा सा सुनोगे तो और आश्चर्य लगेगा, 1870 में, 1815 में तो 15% था, 1870 में भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा हो गया मात्र 3%। ठीक है ना, यानी 100 में से मात्र 3 ही लोग सूती कपड़ा भारत का खरीदता था बना हुआ, बाकी सब मशीनों का। ऐसा नहीं था लोग बिना कपड़े के रहते थे, लेकिन ऐसा हो गया। कारण क्या था, यही औद्योगिक क्रांति, मशीनों का आविष्कार। लेकिन ये तो घाटा हो गया ना गरीब आदमी के लिए, जिसके पास पैसा है उसके लिए तो कोई बात नहीं है ना, वो तो क्या करेगा, दरवाजा भी लगाएगा तो टच स्क्रीन वाला, अंगूठा का निशान देगा तो उसका गेट खुल जाएगा। तो ये चीजें आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, आर्थिक मंदी क्या होता है ये समझते हैं। आर्थिक मंदी का मतलब हो गया आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट मतलब क्या हो गया, पैसों का रुक जाना। जैसे कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन हो गया, कोई भी सामान, कोई मार्केट नहीं चलेगा, सारा दुकान बंद, तो क्या हो गया, उस कंडीशन में अर्थव्यवस्था की गति में क्या हो गई, रुकावट आ गई। कृषि उद्योग व्यापार के विकास में रुकावट आ गया, खेती नहीं हो रहा था, बोला किसान फसल काटने जाएगा, मजदूर 6-6 फीट दूर होना चाहिए, कितना आदमी डर से खेत नहीं जाता था, बहुत प्रॉब्लम हुआ इस लॉकडाउन में। उद्योग भी रुक गया, है ना, कोई व्यापारी सामान बेचने नहीं जा रहा था, व्यापार के विकास में रुकावट हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गया। दिल्ली सब में जो प्राइवेट नौकरी करता था ना, उसका नौकरी खत्म हो गया। बोला कंपनी वाला कितना दिन तुमको फ्री में खिलाएंगे, जब काम ही नहीं करवा रहे हैं हम अपने घर से पैसा देंगे, उस कंडीशन में उसका नौकरी खत्म हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे लड़के घर में बैठे हुए, हमारे गाँव में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि दिल्ली में काम करता है, वो घर पे आके बैठा हुआ है। तो बैंक और कंपनियों का तो दिवाला निकल गया भैया। बैंक और कंपनी का सरकार क्या बोला कि जिसका अभी लोन है, लोन जो चुकाता है ना, वो लोन नहीं देना है अभी बैंक को। कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में बैंक वाला सोचा कि वो जो लोन लेते थे हम 100 रुपया में 112 टका ब्याज के साथ जोड़ करके, अब तो मेरा वो चल गया है, उसका हालत खराब हो गया, दिवाला निकल गया। वो लोन देना बंद कर दिया, बोला हम कर्ज कैसे देंगे, लॉकडाउन में हम देंगे कर्ज तो क्या होगा, पैसा देगा कि नहीं देगा क्या पता। ठीक है, डुबा देगा, खा लेगा सारा पैसा, भोजन करके कुछ भी कर सकता है। तो बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल गया। कंपनी का दिवाला नहीं निकलेगा, जो ब्रेड फैक्ट्री होगा, जो बिस्किट फैक्ट्री होगा, उसका बिस्किटें बनना बंद हो गया कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि आदमी काम कर नहीं कर रहा था वहां पर। तो क्या होगा, उसका दिवाला निकलेगा। दिवाला निकलने का मतलब क्या हो गया, हम बहुत इनकम कर रहे, खूब डेली इनकम कर रहे, अचानक सब चीज बंद हो जाए तो मेरा हालत तो खराब होगा ना। जैसे कि कोई बोलता है कि भैया मेरा तो अलमारी खाली हो गया है, हमें टेंशन हो रहा है, लॉकडाउन में हम भिखारी हो गए। तो क्यों बोलता है, क्योंकि उसका दिवाला निकल गया। समझ में आ गया ना क्या होता है दिवाला। ठीक है, कंगाली का स्थिति में आ जाना। जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये तो जरूर बोलते हैं, क्या हो गया, मेरा दिवाला निकल गया है ना, हम भिखमंगा हो गए। क्यों, क्योंकि बच्चों से बहुत ज्यादा पैसा आता था। ये चीजें, वस्तु और मुद्रा बाजार में कीमत न होना, सीधी सी बात है, वस्तु का कीमत नहीं होगा, सामान नहीं बिकेगा तो वस्तु का कीमत क्या होगा, घट जाएगा ऑटोमेटिक। सब्जी खरीद के लाओगे 20 किलो खरीद बेचने के लिए, ठीक है, कोई खरीदेगा नहीं। 20 किलो है, 10 टका किलो दे रहे हो, कहोगे 8 रुपया ले लीजिए ना, सड़ जाएगा। नहीं तो फिर कहोगे 6 रुपया ले लीजिए, 6 रुपया हम 2 किलो दे देंगे। तो ऐसे करके दाम घटते जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में लेने वाला नहीं होगा, खरीदार लेने वाला होगा तब ना। मुद्रा का बाजार में कीमत ना होना, पैसा का वैल्यू घट जाना, है ना, पैसा का कोई वैल्यू ना होना। जैसे कि सोच लो क्या कहते हैं,
वही सामान बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाला है, सामान है मेरे पास 100 कॉपी है, ठीक है, बहुत सुंदर कॉपी है, खरीदने वाला 500 आदमी है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ जाएगा, है ना। ये के दाम है 100 रुपया, वो कहेगा हमको दे दीजिए, हम 120 दे रहे हैं, वो कहेगा हम 150 दे रहे थे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो समझ में आया कुछ। आगे है शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार से आप क्या समझते हैं, शेयर बाजार एक जगह समझ लो, ठीक है, एक स्थान समझ लो शेयर बाजार, जहां पर जैसे 5-6 कंपनी है, कंपनी का नाम याद होगा, इसे नॉर्मली हम बता देते हैं, जैसे एयरटेल एक कंपनी है, वोडाफोन एक कंपनी है, BSNL कंपनी है, और कोई जियो कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी है। तो जितना सिर्फ ये फोन वाला कंपनी हो गया ना, मोबाइल किसका है, रियलमी का है, तो रियलमी भी एक कंपनी है। तो जितना भी कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जिसको बोलते हैं, वह भी क्या एक कंपनी है, मान लो, है ना, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सारा संस्था, सारा कंपनी क्या करता है ना, इस शेयर बाजार जो स्थान है, वहां पर सबका एक वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है। भैया तुमको 10 रुपया तुम्हारा रेट होगा सामान का, तुम्हारा 8 रुपया, तुम्हारा 12 रुपया, इस तरह से रेट फिक्स कर देता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, कंपनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तुम्हारा कंपनी कितने मूल्य का, तुम 50 करोड़ तुम्हारे कंपनी का मूल्य हुआ, तुम्हारे कंपनी का 1000 करोड़, तुम्हारे कंपनी का 20,000 करोड़, सब कंपनी का क्या निर्धारित किया जाता है, मूल्य निर्धारित किया जाता है, वैल्यू, है ना। प्रत्येक आदमी का वैल्यू निर्धारित होता है ना। और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें तो एक लड़का होता है, यदि कोई टीचर है तो उसको 5 लाख रुपया 3 लाख देता है, कोई इंजीनियर है तो उसको 15 लाख रुपया, कोई IAS IPS है उसको 50 लाख रुपया देता है, 25-30 लाख। समझ में आया क्या होता है, मार्केट वैल्यू। उसी तरह सब कंपनी का भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, है ना, तड़के का कीमत लगता है ना, तो वही चीज हो गया। तो कहीं ना कहीं अब समझ में आया, शेयर बाजार एक ऐसा स्थान जहां पर अलग अलग कंपनियों का क्या निर्धारित किया जाए, बाजार मूल्य कितना है ना, उस चीज को निर्धारित करना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बाजार बोलते हैं, ठीक है। शेयर बाजार एक और आसान भाषा में समझ जा, शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे हमको मछली पालन करना है, 5 आदमी है, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, इसके पास 200 रुपया है, इसके पास 50,000 है, इसके पास 10,000 है, इसके पास 500 है। सब कोई काम करेंगे मिल के, तो मिल के काम करेंगे तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 100 रुपया होगा सब कोई आधा बराबर बराबर बांट लेंगे, नहीं। उसमें क्या होगा, तुम जितना लगाया उसी के हिसाब से तुमको परसेंटेज मिलेगा। समझ में आया। यदि हम 70% लगाया है तो इनकम में भी मेरा क्या होगा, 70% ही होगा, ठीक है। तुम्हारा 2% लगाए तो 2% मिलेगा, तुम आधा % लगाए तो आधे % मिलेगा। तो कहने का मतलब वही है, यह एक मार्केट है। मार्केट में सारे लोग पैसे लगाते हैं, जिसका जितना हिस्सा होता है, जितना इनकम होता है, उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है। सीधी सी बात समझ गया होगा। शेयर बाजार क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां पर अलग अलग कंपनियों का बाजार मूल्य फिक्स किया जाता है, उसी को हम लोग शेयर बाजार कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते साम्राज्यवाद से आप क्या समझते। साम्राज्यवाद एक था उपनिवेशवाद। उपनिवेश का मतलब ना, हम जाकर के इसके घर पे कब्जा कर लिए, ठीक है, लेकिन अपना ये लोग रह रहा है, खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साम्राज्यवाद क्या हो गया, कब्जा भी कर लिए, रह भी रहे वहां जाकर के, अपना शासन भी चला रहे, कह रहे हैं उठो तो उठेगा, बैठने कहेंगे तो बैठेगा, तो वही हाल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। यानी यूरोपीय देश जो था, जो इंग्लैंड था, जो फ्रांस था, जो पुर्तगाल था, जो डच था, जो हॉलैंड का रहने वाला लोग था, वो लोग क्या करता था ना, जो कमजोर देश पे कब्जा किया था, उपनिवेशवाद था, उपनिवेश था, यानी उसका जो था जिस पे कब्जा किया था, तो उस पे क्या किया ना, वो सैनिक के द्वारा कब्जा कर लिया, वहां पर शासन चलाने लगा, वहां का राजा बन गया, किंग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी बनना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सैनिक के मदद से जब किसी चीज पर कब्जा कर ले और वहां शासन चलाना शुरू कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद। जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा देश है भारत, है ना। यहाँ पर भी अंग्रेजों का क्या था, साम्राज्यवाद था। भारत आया था कब, अंग्रेज 1600 ईस्वी में। सोचो, व्यापार करने, पहले बिजनेस किया भैया, ये सब राजा था, अंधेर नगरी चौपट राजा सब, ठीक है। ये राजा सब क्या था, और पूरा यश खाता था, सोना जेवरात नहीं होता था, राजा सिनेमा में दिखता हुआ, टीवी सब में। महाराज आपको पुत्र हुआ है, तो महाराज खुश हो गए, अपने गले का मोतियों का माला निकाल के, जाओ तुम खुश रहो, दासी पुत्र हुआ है। तो ये सब चीज करता था यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था राजा को, ठीक है। कैसे विकास होगा, क्या करना है, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आया, देखा सब यहाँ पर क्या बेवकूफ सब है, ठीक, तो दिमाग लगाया वो। सबसे पहले क्या क्या, ये राजा है, इसको क्या किया, सुविधा दे दी, भाई आपको हम खर्चा दिए, सारा गाड़ी का खर्च हम ही देते हैं, इसको दिए खाना खिलाए, सारा खाना आपके राजमहल में जितना खर्चा होता है खाना का हम दे रहे हैं, मेरे तरफ से फ्री में। 10 दिन फ्री में खिलाएंगे ना, 11वां दिन तो वो मेरा अपने गुलाम हो जाएगा, है कि नहीं। फ्री में कोई देता है कुछ नहीं। अंग्रेज वही काम किया, फिर एक से दोस्ती किया, दूसरे से लड़ाई किया, फूट डालो राज करो, और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1771 ईस्वी में, सोचो 1600 में आया था, 1771 ईस्वी में वो भारत पे शासन चलाना शुरू कर दिया। 171 साल लगा उसको,
पहले व्यापार करने आया था, बिजनेस धीरे 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 सबको लोभ देते देते सबको खिलाया घूस, उसके बाद सब पे कब्जा कर लिया। तो साम्राज्यवाद क्या लिखेंगे हम लोग, किसी भी यूरोपीय देशों के द्वारा जो अविकसित देश था उस पर सैनिक के द्वारा कब्जा कर लेना, उस पर शासन चलाना, वो क्या कहलाता था, साम्राज्यवाद। ठीक है, और वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उसको शासन चलाता था, अपना राजा होता था, उसका हर चीज अपना। जैसे कि भारत, कच्चे कपास का निर्यात 1800 ईस्वी में कितना प्रतिशत था, पहले हम लोग सूती वस्त्र की बात कर रहे थे, पहले 1800 में 30%, 1815 में 15% और 1870 में 2-3% हो गया था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सोचो अंग्रेज होशियार हो गया था, 1800 ईस्वी में यहाँ से कपड़ा ले जाता था 30 ठोस, समझ जाओ 100 में, और 5 यदि 100 केजी में 30 केजी मान के चलो वो चीज, उसी तरह से कपास सिर्फ रुई ले जाता था 5%, क्योंकि कपड़ा तो ले ही जाता था, रुई की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी उन लोगों को। लेकिन अब देखो क्या खेल हो रहा है, मशीनों का आविष्कार धीरे धीरे होगा तो क्या होगा, 1800 में 5% ले जाता था रुई कपास भारत से अंग्रेज, 1872 में 35% रुई ले जाने लगा। सोचो क्यों, क्योंकि उसके पास तो आ गया मशीन, वो रुई सिर्फ ले जाएगा, धागा खुद बनाएगा मशीन से, कपड़ा खुद बनाएगा और महंगे दामों में कपड़े को बेचेगा। भारत में किस अवधि में अकाल पड़ा था, तो 1850 से लेकर के 1920 के बीच अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने का कारण तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा उद्योग खुल गया था, तो जो छोटा छोटा उद्योग घर में लोग चलाता था गरीब सब, उसका उद्योग बंद हो गया, भुखमरी में आएगा ही, वो मरेगा ही, तो यही हाल हो गया था 1850 से 1920 के बीच में। ठीक है, 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण 1929 में, ठीक है ना, आर्थिक मंदी आया। आर्थिक मंदी किसको बोलते हैं, वही बिजनेस रुक जाना, पैसा का गति रुक जाना, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, ये आया था 1929 में। इसका कारण क्या था, तो 1929 के आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट का प्रमुख कारण तो पहला हो गया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918। जब भी लड़ाई होता है तो लड़ाई में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, ठीक है ना, लोग आपस में लड़ जाता है, माथा फोड़ लेता है, केस कर लेता है, केस लड़ते रहता है जिंदगी भर, है ना, तो उसमें लाखों खर्च कर देता है। अपने बच्चे को मेहनत से पढ़ाएगा, कुछ अच्छा काम करेगा, वो तो 2 पैसा कमाएगा, अपने बच्चे को भी पढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन लोग क्या करता है, वो सब काम नहीं करेगा, केस लड़ेगा, बहुत सालों साल तक केस लड़ते रहेगा युद्ध में। वही हाल हो गया था यहाँ पर। जितना भी विकसित देश था, जो फैक्ट्री वाला सब था, मशीन वाला सब था, पैसा वाला व्यक्ति सब, पूंजीपति लोग सब, वो लोग विश्व युद्ध में फंस गया था। विश्व युद्ध में फंसा तो उसका फैक्ट्री बंद हो गया। उस कंडीशन में क्या हो गया, आर्थिक मंदी आ गया, विश्व बाजार बंद हो गया, ठप हो गया, रुक गया, यूरोप रहित बाजार का विस्तार हुआ। और यही तो मौका था, वहां पर आर्थिक मंदी आया, जो गरीब देश था उसमें जो छोटा मोटा व्यापारी सब था उसका तो खुल गया दिन, क्योंकि जो है उधर बंद हुआ मार्केट, तो अपना मार्केट चालू। तो सारा यूरोप, बिना यूरोप का वहां का लोग शामिल नहीं था, बाकी हर जगह क्या हो रहा था, बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, एक तरफ मुनाफा, दूसरी तरफ गरीबी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भारत जैसे देशों में जो नया नया व्यापारी जन्म लेना शुरू हुआ, लेकिन बाकी लोग तो गरीबी न था, तो वो खरीदता कैसे। तुम तो सामान बनाना शुरू कर दे, सोचा यही मौका है, अंग्रेज तभी बंद है, सारा सबको युद्ध में लगा हुआ है, तो लेकिन क्या हो गया, सामान ज्यादा बनने लगा, लेकिन खरीदने वाला आदमी का बहुत ज्यादा कमी था। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन और खरीदार कम हो गए। खेती में भी वही हाल हो गया, फसल ज्यादा उत्पादन करते थे, खरीदने वाला कोई नहीं था, है ना, तो ये चीजें हो गई। अब है क्या, देख लो, क्योंकि खरीदता कौन, बड़ा बड़ा फैक्ट्री रहता तब तो वो तो खरीदता, तो खरीदने वाला आदमी का कमी हो गया। उत्पाद में कीमत की कमी, तो किसानों की आय घट गई। अब है क्या, जो मकई बिकता, सोचा कि इस बार भी 2100-2200 बिकेगा, हमको बहुत फायदा होगा, बिका कितना में, 900 रुपया क्विंटल। किसान का मुंह कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, क्योंकि उसका इनकम घट गया, है कि नहीं। उत्पादन में कमी हो गया तो किसानों की आय में कमी हो गई। बैंकों का तो दिवाला निकल गया, बैंक वाला का तो बैंड बज गया, क्योंकि पैसा वाला जो था युद्ध कर रहा था, गरीब आदमी बैंक में पैसा रखबे नहीं करता था, क्योंकि मोदी सरकार इधर 4-5 करोड़ खाता खोला है, उस समय में लोगों के पास खाता भी नहीं होता था, तो बैंक का तो दिवाला निकल गया, क्योंकि कंपनी का ही पैसा रहता था उसमें। तो देशों द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तु का उत्पादन करना, चूंकि सब देश युद्ध में लगा हुआ था, जो विकसित था, जो पैसा वाला था, तो बाकी जो देश था ना, सोचा क्या कितना खरीदेंगे दूसरे से, अब तो कहाँ से खरीदेंगे, अपने देश में अपना सामान खुद बना। तो सोचो यदि हम अपने घर में जो है सारा सामान बनाना शुरू कर दें, हमारा पैसा जाएगा कहीं, कहीं नहीं जाएगा। हमसे कोई सामान खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सब अपने घर में बना रहा है। वही हाल हो गया देश के साथ। तो अपने घर में क्या करने लगा, वस्तु का उत्पादन करना शुरू हो गया, जिसके कारण पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो गया, तो आर्थिक मंदी आ गई।
और अगला चीज क्या हो गया, बोला कि दूसरे देश से जो सामान लाएंगे ना, उस देश का सामान पे इतना टैक्स लगा दो। यदि 2 रुपया में पेन खरीद के लाए हैं, इसमें हम 5 रुपया और जोड़ दें तो 5 2 7 रुपया हो जाएगा। 7 रुपया में मेरे यहाँ कोई अग्नि 2020 नहीं खरीदेगा, ठीक है ना, कहेगा 3 रुपया हम तो मिलवे करता है, आदमी इसको नहीं खरीदेगा। इसके जगह वो फर्जी कलम रखेंगे, 2 टका में बेचेंगे उसको ले लेगा लोग, है कि नहीं। अपने देश में बनाया है तो लोगों के पास मजबूरी हो जाएगी, उसी का फायदा उठाना शुरू कर दिया यहाँ के लोग। तो यही चीज हो गया, आर्थिक मंदी का ये भी कारण था। सट्टेबाजी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब देखा कि भैया इनकम होना बंद हो गया तो लोग किस चीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया, सट्टेबाजी में, ठीक है। सट्टेबाजी किसको बोलते हैं, जिसमें कि अचानक पैसा आ जाए, तो वो ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही पैसा है, रोज कमाए तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। सट्टेबाजी क्या होता है हम बता देते हैं, ठीक है। अब है क्या, मम्मी रोटी बना रही है, तुम और दोनों भाई जो शर्त लगा लो, मम्मी आज 20 को रोटी बनाएगी, तुम कहेगा नहीं 20 से ज्यादा बनेगा, वो कहेगा नहीं 20 से कम में बनेगा। उस कंडीशन में जो जीतेगा उसको 500 रुपया देंगे, तो अचानक फायदा हुआ। लेकिन ये सब चीजें तो परमानेंट होगा नहीं, रोज रोज तुमको 500 मिलेगा नहीं। तो सट्टेबाजी से भी क्या हो गया, आर्थिक मंदी आना शुरू हो गया। अगला देख लो, दी कॉमर्स ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दी कॉमर्स ऑफ द लेखक पुस्तक द कॉमर्स ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्डलिफ, ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, इकोनॉमिक्स लिखने वाला भाई, ठीक है। तो ये लिखा था ये पुस्तक द कॉमर्स ऑफ द नेशन। और इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर इसका और पार्ट है, बहुत सारा, अभी 2-3 पार्ट और आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, समझ में आया होगा तो कमेंट अवश्य करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंचे और सभी बच्चों का अच्छा से एग्जाम जाए। कोई दिक्कत नहीं, सारे आंसर को अपने भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।